सर्वव्यापी स्वरूपाय ये इस अर्चन सारजी ग्रंथ का दूसरा अधिकार है, महाअधिकार, ये तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। ये माने क्या होता है? जो जानने में आता है या जो जाना जाए उसे ये कहते हैं, ठीक है ना? जानने योग्य माने जो जानने में आने योग्य है, जिसमें ज्ञान में ज्ञान का विषय बनने की योग्यता है, वो ज्ञेय है। ज्ञान का विषय बनने की योग्यता है, वो ज्ञेय है, ठीक है। अब संक्षेप में ज्ञेय कितने प्रकार के? संक्षेप में तो और बताओ नहीं, स्वगे परगे, बस जीव अजीब नहीं कहे जाए। स्वगे और परगे ये दोनों ही ज्ञान के विषय बनते हैं। सत्स्वरूप है ना सब, तो जो भी सत्स्वरूप वस्तु है वो ज्ञान का विषय बने। ज्ञान तो सबको जानने वाला है ना, और असत पदार्थ कोई जगत में है नहीं। असत की सत्ता कैसे हो सकती? सत्ता होए और असत भी होए, ऐसा कैसे हो सकता है? सत्ता भी होए और असत भी होए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे दो प्रकार के ज्ञेय हैं। अब ये जो ज्ञेय है, तो किसी भी ज्ञेय का ज्ञेयपना क्या है, कैसे पहचाने मनुष्य? क्या उस ज्ञेय में है क्या, उसकी क्या रचना है? उसको, उसकी रचना को जाने बिना हम उस वस्तु को नहीं जान सकते। मतलब हमें अपने ज्ञान का विषय बनाना है ना, उसे ज्ञान में जानना है। हमारा ज्ञान कैसे जाने? जैसा वो है वैसा हमारा ज्ञान है, तो वो कैसा है उसकी चर्चा इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार में। इसमें भी अलग अलग विभाग हैं। एक 93 नंबर की गाथा से 126 नंबर की जो गाथाएं हैं, उसमें ज्ञेय तत्व सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। माने ज्ञेय सामान्य क्या है? सामान्य पने ज्ञेय का क्या स्वरूप? जो ज्ञेयपना सब पे लागू होता है। दूसरा 127 नंबर से लेकर के और 144 तक 18 गाथाएं, उसमें विशेष ज्ञेय प्रज्ञापन अधिकार माने ज्ञेयों के विशेष बताए जाए। ये पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल जीव, ये सब चर्चा आएंगी ना जीव जीव की, वो वहां बताएंगे 18 गाथाओं। और फिर 145 से लेकर के और 200 नंबर तक की गाथा में आचार्य देव
उसको लिखेंगे ये ज्ञान विभाग अधिकार। ऐसा 3 अधिकार इसमें आए, ये और ज्ञान का विभाग का अधिकार। ज्ञान क्या है और ये क्या है, इस प्रकार से इसमें संक्षिप्त में 3 अधिकार समाहित है। तो अपन इसमें से ये बड़ा अधिकार है 108 गाथाओं का ये टोटल, उसमें से अपन पहले 93 नंबर से और 126 नंबर तक की जो 34 गाथाएं हैं उनका स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें पहली गाथा 93 नंबर, देखो गाथा पढ़ते हैं अपन। अथो खल दब्बाणे गुणपगाणे बड़े ते गुणो पज्जाया पच्चे गुड़ाई पर समया स्वरूप वली। देखो अब ये तत्व का प्रज्ञापन करते हैं, प्रज्ञापन करते माने बताते हैं, वर्णन करते हैं, अर्थात ये तत्व बतलाते हैं। उसमें प्रथम पदार्थ का सम्यक यथार्थ द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप उसका वर्णन करते हैं, स्वरूप वर्णन करते हैं। तो पदार्थ का स्वरूप क्या है कि वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। ठीक है, अब इस गाथा का अर्थ पढ़ो, देखो अन्वयार्थ। पदार्थ द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य गुणात्मक है, द्रव्य गुणात्मक कहे गए और द्रव्य तथा गुणों से पर्याय होती है। पर्याय मूल जीव पर समय अर्थात मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, क्या लिखा है? पदार्थ द्रव्य स्वरूप है। जो भी जगत में इसमें जो कुछ भी है सब वो कैसा है? पदार्थ। जो भी पदार्थ है वो द्रव्य स्वरूप है। अब द्रव्य कैसा होता है? ये द्रव्य गुणात्मक कहे गए। द्रव्य जो गुणों वाला, द्रव्य गुणों वाला होता है, गुणात्मक है, द्रव्य गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक हर एक द्रव्य जो है वो अनंत गुण स्वरूप है। जैसे जीव वस्तु है, जीव पदार्थ है, तो जो ज्ञान दर्शन शुद्धि इत्यादि ये जो गुण है ना उसके, अपन ने 47 शक्तियां पढ़ी थी, तो 47 गुण है ना, ऐसे 47 ही नहीं है, अनंत है। कुछ सामान्य गुण है और कुछ विशेष गुण है। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रतीक्षत्व, अगुण लघुत्व, ऐसा ये है ना, प्रमेय सवाल है ना, ये सामान्य गुण है। और ज्ञान दर्शन सुखवीर ये विशेष गुण है। सामान्य गुण क्यों कहा गया उनको? क्योंकि वे चेतन में और अचेतन में सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं।
उद्गल में भी ये पाए जाते हैं, सामान्य है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुर लघुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, ये सब में पाए जाते हैं। ये सामान्य गुण है। और ये जैसे पुद्गल है, तो पुद्गल के स्पर्श गंध वर्ण ये विशेष गुण है। आकाश द्रव्य है, तो आकाश द्रव्य का क्या विशेष गुण है? अवगाहनत्व उसका विशेष गुण है। और भी अनंत गुण होंगे उसमें, लेकिन अपने को उसका कोई प्रयोजन नहीं है ना, तो भगवान ने उसको अवगाहन अवगाहनत्व से ही उसका वो प्रज्ञापन किया है, बताया कि अवगाहनत्व एक विशेष गुण से आप ज्ञात हो, ऐसा कहा। तो ऐसा जो द्रव्य है वो द्रव्य गुणात्मक है, द्रव्य है वो गुणात्मक है, गुणों के बिना द्रव्य नहीं है। ठीक है, अच्छा अब फिर क्या क्या कहते हैं? और द्रव्य तथा गुणों से पर्याय होती। द्रव्य तो गुणात्मक ही है, लेकिन द्रव्य और गुण दोनों से पर्याय, ऐसा कहा। अब यहाँ ये बताएंगे आगे, ठीक हम बताएंगे अमृतचंद्राचार्य स्वामी कि द्रव्य से पर्याय होती है वो कैसी होती है, और गुणों से पर्याय होती है वे कैसी होती है, तो सब बताएंगे। देखो क्या है कि यहाँ अपना प्रयोजन क्या है? अपना प्रयोजन स्वदेह को जानना है कि मैं आत्मा कैसा हूं। आया नहीं आएगा? तो मैं आत्मा जो द्रव्य हूं, तो मैं द्रव्य गुणात्मक हूं ना, मैं गुणात्मक द्रव्य हूं, बस मैं गुणात्मक द्रव्य। अब ये जो इसमें जो गुण है और इस गुणों का समूह जो द्रव्य है, उस द्रव्य के और उन गुणों की पर्याय होती है, वर्णन होते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो पर्याय होती हैं, तो पर्याय तो गुणों की है ना, और द्रव्य तो स्वयं गुणात्मक है ना, द्रव्य तो स्वयं ही गुणात्मक है, तो वे द्रव्य की ही तो पर्याय कहलाई ना। तो यह द्रव्य की पर्याय अलग प्रकार से बताई हैं और गुणों की पर्याय अलग प्रकार से बताई। ठीक है, तो अब जब मैं ऐसा नहीं जानू, अगर मैं ऐसा नहीं जानता हूं, अपने को पूरा द्रव्य नहीं जानता हूं, नहीं मानता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पर्याय मूल हूं। बच्चे मूला पर समय मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि मैंने अपने को पूरा द्रव्य गुण पर्यायात्मक नहीं जाना है। गुण है तो उनकी पर्याय होती है, द्रव्य है तो उनकी पर्याय। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब मैंने केवल पर्याय पकड़ दी है, पर्याय को पकड़ के बैठा, वो पर्याय तो द्रव्य की है, वो पर्याय तो गुण की है ना, तो मैं द्रव्य को पकड़ू ना। मैंने द्रव्य को स्वीकार नहीं किया, मैंने गुण को स्वीकार नहीं किया, और मैंने क्या किया, पर्याय पकड़ दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं पर्याय मूल हो गया ना। इसका मतलब है मिथ्या दृष्टि, ये पहचान कराइए। और जो पर्याय के साथ में गुण को पकड़ता है, द्रव्य को पकड़ता है, तो वो पर्याय मूल नहीं है, ऐसा आशय है जी। द्रव्य को उसका अस्तित्व किसका है? पर्याय तो एक समय की है, वो तो विनाशी है। अस्तित्व किसका रहता है? त्रिकाल। अगर मैं ऐसा अस्तित्ववान, त्रिकाल अस्तित्ववान ऐसा नहीं मानूंगा, तो पर्याय तो विनाशी ही ना। तो फिर मैंने अपने को कहाँ जाना?
ध्यान में आया कि नहीं? और क्या मैं एक ही गुण वाला हूं, या क्या मैं एक ही पर्याय वाला हूं? बताओ यहाँ, एक गुण वाला हूं क्या, एक पर्याय वाला हूं क्या? तो एक जाना जा सकता है कि नहीं जाना जा सकता है? देखो, ऐसा नहीं है कि अपने को वो पर्याय का ही वेदन होता है। वेदन होना बात अलग है और सम्यक ज्ञान होना बात अलग है। समझ में आया ना? जो जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक ज्ञानी होते हैं, तो उनके सम्यक ज्ञान में अपनी पूरी वस्तु जानने में आती है कि नहीं आती? अभी थोड़ी देर पहले तुमने चर्चा की अप्रवृत्त वाली, मैंने उसका दृष्टांत दिया है कि शरीर और चेतन वस्तु, ये दो सत्स्वरूप वस्तुएं हैं और ये दोनों परस्पर अप्रवृत्त हैं। तो वो सम्यक ज्ञानी अपने सम्यक ज्ञान में ऐसा जानेगा कि नहीं जानेगा, और अपनी वस्तु को क्या वो पर्याय मात्र मानेगा? ये दोनों एक साथ हैं तो भी दोनों परस्पर अप्रवृत्त है ना? क्या कहा? दो वस्तुएं है ना, तो दोनों परस्पर अप्रवृत्त है कि नहीं है? क्या कोई किसी में प्रवृत्ति कर ही नहीं रहा है? आत्मा जो चैतन्य वस्तु हो, उसकी प्रवृत्ति को ज्ञानी है क्या ज्ञानी, इसकी कोई बात ही नहीं है। उसकी प्रवृत्ति अपनी सीमा के भीतर ही है ना। और इसकी भी प्रवृत्ति पूरे शरीर की, अनंत कोटिकल परमाणु में शरीर, इसकी प्रवृत्ति भी इसके भीतर ही है ना। तो कौन किसकी क्रिया में प्रवृत्त है? तो ये कैसे जाना जाएगा? सम्यक ज्ञान में जाना जाएगा कि नहीं जाना जाएगा? इसका मतलब जो सम्यक ज्ञान में जाना गया, तो वही तो वस्तु का स्वरूप होगा ना। तो हम अज्ञान दशा में ऐसा मान लेते हैं भैया, तो पर्याय का ही वेदन हो रहा है। देखो, तो यहाँ पर अब ये ख्याल में आएगा ना, पर्याय पच्चे मूला पर समय। ये जो पर्याय मात्र में मूल है वो पर समय है। पर्याय मात्र को ही वस्तु मान रहा है, पदार्थ मान रहा है, वो पर्याय मूल है। इसमें आचार्य देव ने कहा पदार्थ द्रव्य स्वरूप है। देखो टीका करते हैं, अपन टीका पढ़ते हैं, क्या कहते हैं आचार्य देव ने, क्या गजब की टीका की। ऐसे विश्व में देखो कहां से कह रहे हैं, पूरा ये पूरा विश्व है, अनंत अनंत आकाश कितना है, अनंत अनंत उसका विस्तार कितना है, अनंत अनंत विस्तार है ना उसका, उसका अंत ही नहीं है। वो भी विश्व में शामिल है कि नहीं? इस विश्व में जो कुछ, जो कोई जानने में आने वाला पदार्थ है, समझ में है? चाहे वो छदमस्त के जानने में आने वाला हो, चाहे वो केवल ज्ञानी के जानने में आने वाला, जो कुछ भी है वह समस्त ही विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य से रचित होने से, जो कुछ भी पदार्थ है उसकी रचना किसके द्वारा है? वो सारे पदार्थ जितने हैं वे द्रव्य से रचित है। द्रव्य द्रव्य की रचनाएं हैं भी सब। किसकी रचनाएं हैं? द्रव्य की रचनाएं। जो कुछ भी है इसमें से शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाए, तो सबसे छोटा एक परमाणु निकले, तो वो परमाणु क्या है? वो द्रव्य से रचित है, वो एक पदार्थ है ना। जो कुछ भी है वो द्रव्य से रचित है।
जो कुछ भी है, जो ज्ञान का विषय बने, वो द्रव्य से रचित है। बोलो भैया, समझ में आ रहा है ना? ये अपने बाल हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करो, अगर उनको देखो, जानो उनको, ज्ञान के विषय बने। वो काय से रचित है एक एक टुकड़ा? जो कुछ भी है इस विश्व में, वो द्रव्य से रचित है। आया कि नहीं आया? अब द्रव्य क्या है, ये बता रहे। विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक। विस्तार किसे कहते हैं? हाँ, क्या बात है, फैला हुआ। जैसे उदाहरण के लिए आत्मा चेतन वस्तु असंख्यात प्रदेशी है ना, ठीक है? तो उसका असंख्यात प्रदेशों में फैलाव है, लेकिन वे असंख्यात प्रदेश असंख्यात प्रदेश मात्र नहीं है, वे असंख्यात प्रदेश अनंत गुण स्वरूप है ना। असंख्यात प्रदेशी जो आत्मा है और जो असंख्यात प्रदेश हैं, इस लोकाकाश प्रमाण है ना असंख्यात प्रदेश। अगर ये फैले हैं प्रदेश तो कितने कितने प्रमाण होंगे? लोकाकाश प्रमाण होंगे। तो लोकाकाश प्रमाण होंगे तो उतने ही आकार में इसके अनंत गुण है ना। आया कि नहीं आया? तो उन गुणों को कहा, क्योंकि वे असंख्यात प्रदेशों में समाये हुए हैं, तो उसको विस्तार कहा। और ये सामान्य विस्तार है, क्योंकि अनंत गुण है ना, तो अनंत गुणों का सामान्य। अनंत गुण विशेष होंगे, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये विशेष होंगे उसके, लेकिन उसको सामान्य कहा क्योंकि द्रव्य उन गुणों का सामान्य है और गुण द्रव्य के विशेष है। क्या कहा? गुण तो द्रव्य के विशेष हैं और गुणों का सामान्य द्रव्य है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? द्रव्य तो सामान्य है, तो वहां गुणों का भेद नहीं है ना, ठीक है? लेकिन वो गुणात्मक है ना। अथो खल दप्पमऊ दप्पाणे गुणपगाणे भड़दाणे। द्रव्यों को फिर गुणात्मक कहा गया। तो वे गुण पसरे हुए हैं ना उसमें, हम प्रदेशों को भूल जाते। उस प्रदेश में, उसके कुछ क्षेत्र में, उस क्षेत्र पर में गुण पसरे हुए और वे पसरे हुए हैं, सो वे अनादि अनंत है ना, इसलिए वे पसरे हुए हैं, फैले हुए हैं। इसलिए उसको कहा विस्तार सामान्य, क्योंकि वहां गुणों का कोई विशेष नहीं है उसमें। जो फैले हुए हैं जिस प्रदेश में, तो वहां कोई विशेष है क्या? कोई विशेष है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं। तो सामान्य है, सामान्य है, सामान्य। ये थोड़ा कठिन तो है, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना, उसके बिना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? वे गुण मतलब द्रव्य, द्रव्य में उसका गुणों का सामान्य पना है कि नहीं है? क्योंकि वे उस प्रकार से विशेष पने से अलग अलग वे रहते ही नहीं है उसमें। अलग अलग पने से रहते हैं क्या वे? इतने हिस्से में ये उनके हिस्से बांट होंगे भैया, या उनकी परतें लगी हुई है, ज्ञान की परत है, सुख की परत है, ऐसी परत है कि नहीं है ही नहीं। जानना है कि नहीं?
ऐसा समझना। इसलिए उसको विस्तार सामान्य, विस्तार सामान्य और आयत सामान्य। अब वो जो असंख्यात प्रदेशन जहां वो वे हैं, उनका, उनके जो पर्याय होंगी, वो द्रव्य की पर्याय जो कही जाती है ना, तो वो सामान्य पर्याय है। अगर गुणों की पर्याय कही जाए तो विशेष पर्याय, तो वो विशेष हो गई। नहीं आया ख्याल? ज्ञान का परिणाम, दर्शन का परिणाम, चारित्र का परिणाम, ये तो विशेष हो गए। लेकिन यहाँ विशेष नहीं लेना है, यहाँ तो द्रव्य को बताना है ना कि द्रव्य क्या चीज है। कि विस्तार सामान्य समुदायात्मक माने उनके समूह रूप से, और आयत सामान्य समुदायात्मक है, उन पर्यायों के समूह रूप से द्रव्य है। और द्रव्य से रचित हुए पदार्थ हैं जो कुछ भी है। क्या कहा? द्रव्य से रचित हुए पदार्थ है। रचित होने से द्रव्यमय है। क्या कहा? फिर पढ़ो अब इसको। इस विश्व में जो कोई जानने में आने वाला पदार्थ है, वह समस्त ही विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य। ठीक है, द्रव्य तो ऐसा है, द्रव्य कैसा है? विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक, ये दोनों विशेषताएं इसमें हैं द्रव्य में। द्रव्य उससे रचित है, उनसे रचित है। ऐसा जो द्रव्य है, उस द्रव्य में सभी पदार्थ हैं जो कुछ विश्व में जानने में आने वाली वस्तु है। क्या भैया सुभाष जी? हाँ जी, ध्यान में आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया उस समय तो फिर बोलो। क्यों संगीता बोलो कुछ। हाँ जी, देखो विस्तार सामान्य, और मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूँ। जैसे आपने एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, तो प्लॉट कितना है साहब? 4,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। ठीक, अच्छा। अब उस प्लॉट में आपने उसका नक्शा बनवाया, आपको उसकी कुछ वास्तु की रचना उसमें करनी है, तो आपने उसका नक्शा बनवाया। अब नक्शा बनवाया अपन ने, और एक नहीं, अपन ने वो वास्तुकार से कह दिया, नक्शे वाले से, कि यार इसमें अलग अलग 4-5 प्रकार के नक्शे बनाओ। ठीक है, तो उसको नक्शे 4-5 प्रकार के बना देगा। अब वो उतने प्रकार से उसमें रचना की जा सकती है, लेकिन उसका एरिया तो नहीं बदलेगा ना। एरिया तो ज्यों का त्यों रहेगा ना उसका, वो तो उतना कायम है। लेकिन बदला क्या जा सकता है? रचनाएं बदली जा सकती है। तो रचना को आयत सामान्य समझना। ये 5 प्रकार के जो है ना नक्शे, ये हमने इस सब हमें इसमें 5 ही सब मिलाकर के सामान्य सामान्य रखते हो, इनमें कोई विशेष नहीं। जब वो रचना होगी तब वो विशेष होगी, लेकिन उसका एरिया तो फिक्स है ना, उसमें तो बदलाव नहीं होगा ना। इसका मतलब विस्तार और आयत, आयत ऐसा समझना। ठीक है,
आयत हो गया और विस्तार। हम एक रचना बनवाए, नहीं साहब समझ नहीं आया, इसको तोड़ दो, दूसरी बनवा। फिर उसमें अपन तत्व बदल भी करवाते रहते हैं। नहीं भैया ये यहाँ पे ये बनानी चीज बना दी है, इसको नहीं करनी, इसको इधर लाओ, इसको ऐसा करो, इसको। और उसमें उतने ही एरिया में फिर हमने एक मंजिल बना दी, 2 मंजिल बना दी, 3 मंजिल बना दी, मल्टी बन गई है, है जी। हाँ वो बस वो आयत सामान्य को कहना है, और विस्तार सामान्य उसका फिक्स एरिया है। अब उसमें मल्टी बनी है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, सब तरह के उसमें है। और वे बदले जा सकते हैं, भूकंप आ जाए तो वे गिर जाए, टूट जाए, कुछ हो जाए, लेकिन प्लॉट का क्या बिगड़ेगा, वो तो वैसे तो वैसे। हाँ जी, ऐसे ही ये आयत सामान्य है, सामान्य माने वो विशेष नहीं है, और विशेषों की चर्चा आएगी, लेकिन यहाँ आयत सामान्य और विस्तार सामान्य, उनके समुदायात्मक, उनके समूह रूप से, ऐसा वो द्रव्य है, उनके समूह रूप द्रव्य, ठीक है। और उस द्रव्य से रचित सभी पदार्थ, जितने पदार्थ जगत में है, जो भी अपने पदार्थ मान जो ज्ञान के विषय बनते हैं, बस जो कुछ भी जानने में आता है, तो ज्ञेय को बताना है ना, तो ज्ञान के बिना ज्ञेय का ज्ञेयपना कैसे रहे, इसलिए जानना शब्द लिया आचार्य ने, जो कुछ भी जानना। हाँ जी। और ठीक है भैया, इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्य में गुण और पर्याय सभी समाहित हैं, ये इसमें आ गया, द्रव्य में गुण और पर्याय दोनों समाहित हैं, ऐसा वो द्रव्य है। और द्रव्य एक जिनका आश्रय है, ये बात अपन ने पहले भी पढ़ी थी। द्रव्य ही माने अकेला एक द्रव्य, वो एक द्रव्य किनका आश्रय है, वो गुणों का आश्रय है। गुण कहाँ रहते हैं, द्रव्य में ही रहते हैं, द्रव्याश्रया गुणा, ऐसा आता है ना। गुण किसका किसके आश्रित, गुण कहीं अलग, यहाँ तो आसमान में तो घूमेंगे नहीं वे, है तो एक गुण ये है, एक गुण ये है, इनको पकड़ लो भैया, तो इनका द्रव्य बना दो, ऐसा है क्या। लेकिन गुण जितने हैं वे सब द्रव्य के आश्रय से, द्रव्य एक जिनका आश्रय है, ऐसे विस्तार विशेष स्वरूप, देखो आ गया ना, विस्तार विशेष, वहां विस्तार सामान्य कहा, माने गुणों का समूह, उसको विस्तार सामान्य, ठीक है। और ये विस्तार विशेष हो गए, देखो कुंद कुंद देव की भाषा और ये अमृत चंद्राचार्य स्वामी की भाषा है, यहाँ उन्होंने लिखा है विस्तार विशेष, उस विस्तार में जो विशेष हैं, अलग अलग हैं, उनके लक्षणों से जिनको जाना जा सकता है, क्योंकि अगर ये विस्तार विशेष नहीं हो तो अपन मोक्ष मार्ग को भी कैसे पहचाने, मोक्ष मार्ग के भी विशेष हैं क्या नहीं, क्या विशेष है मोक्ष मार्ग के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग के विशेष है ना, ठीक है। और सम्यक दर्शन उसमें एक विशेष है, सम्यक ज्ञान दूसरा विशेष है, सम्यक चारित्र तीसरा विशेष है, ये सब विशेष हुए ना, और ये सब गुण ही है वास्तव में, इसलिए उसको एक एक को अलग अलग कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा के गुण हैं, अभी वे प्रकट नहीं है, अभी अन्य प्रकार से प्रकट है, अन्य प्रकार से व्यक्त है, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में व्यक्त हो रहे हैं, लेकिन वो इसका आत्मा का स्वरूप नहीं है ना, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र,
और उनका अभाव हो तो इसको सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते हो प्रकट हो तो व्यक्त हो। तो द्रव्य एक जिनका आश्रय है, ऐसे विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से रचित होने से वह द्रव्य गुणात्मक है। ठीक है भैया, कहाँ देख रहे हो? 171 पेज पे है ना? हाँ ठीक है। क्या कहा, क्या बताना है यहाँ पर? द्रव्य को गुणात्मक सिद्ध करना है। ठीक है, पहले तो द्रव्य काय से रचित है? हाँ हाँ जी, हाँ। विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक, इनसे रचित द्रव्य है। इस प्रकार से तो द्रव्य का स्वरूप है। और गुण जिनका आश्रय करते हैं, माने वो विस्तार विशेष जिनका जिसका आश्रय करने वाले हैं, विस्तार विशेष, वो द्रव्य होने से वो गुणात्मक है। ठीक है, क्योंकि जो गुण है वो द्रव्य के ही आश्रय से है ना, इसलिए द्रव्य गुणात्मक है। द्रव्य गुणात्मक क्यों है? क्योंकि गुण तो द्रव्य के आश्रय से ही रहते हैं। द्रव्य के आश्रय के बिना गुण रहते ही नहीं है, द्रव्याश्रय या गुण, इसलिए द्रव्य गुणात्मक है। इसलिए द्रव्य, क्योंकि गुणों का आश्रय द्रव्य ही है, द्रव्य के अलावा गुणों का कोई आश्रय ही नहीं है। गुण गुणों के आश्रय से नहीं रहते हैं। हाँ जी, हाँ, द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। और वे चूंकि अनादि अनंत हैं, गुण कैसे हैं? विनाशी नहीं है ना, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि वे पर्याय के आश्रित रहते हैं। है क्योंकि द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य सत है, असत नहीं है, इसलिए वो गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं, इसलिए द्रव्य गुणात्मक है। बोलो समझ में आया कि नहीं? देखो भैया, इन बातों को अपन जितना जितना समझेंगे, जितना भोगेंगे, उतना ही अपने को अपना द्रव्य स्वभाव, अपनी वस्तु स्पष्ट होगी। तो दो बातें हो गई, एक तो द्रव्य क्या है, दूसरा द्रव्य गुणात्मक कैसे। अब तीसरी बात, और पर्याय जो कि आयत विशेष स्वरूप है। जैसे गुण विस्तार विशेष स्वरूप में है, ऐसे ही पर्याय आयत विशेष स्वरूप है। क्या कहा? द्रव्य वो गुण वे कैसे हैं? विस्तार विशेष स्वरूप, पर्याय आयत विशेष स्वरूप। क्यों भैया, नवीन भाई समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है ना समझ में? हाँ जी, हाँ जी, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, लेकिन वो बदलेगी कहाँ? वो द्रव्य में ही रह करके बदलेगी, द्रव्य ही है, द्रव्य रूप ही है, वो ये बता रहे हैं। तो ऊपर ऊपर पहले ये लिख दिया ना एक बार, ये पहली दूसरी लाइन जो लिखी है, विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक, इसका मतलब द्रव्य और द्रव्य से रचित, ऐसा माने वो द्रव्य ही ऐसा है जो विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक, वो द्रव्य ही ऐसा है ना, है? उस द्रव्य से रचित पदार्थ है जो भी वस्तु जान, अर्थो खल तत्व, अर्थ माने पदार्थ, जो भी पदार्थ है, जो भी ज्ञान का विषय बनता है, वो सब कैसा है? वो ऐसा है। अब उसके अलग अलग बताए थे, द्रव्य गुणात्मक क्यों है? ठीक है, क्योंकि गुण उस द्रव्य के ही आश्रय से रहते हैं। द्रव्य अनादि अनंत है,
ये गुण भी अनादि न धन है, अनादि न धन है। बोलो भैया हरीश भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और पर्याय जो कि आयत विशेष स्वरूप हैं, वे जिनके लक्षण ऊपर कहे गए हैं, ऐसे द्रव्यों से तथा गुणों से रचित होने से। क्या कहा? जो आयत विशेष है ना, आयत विशेष माने पर्याय, तो वे काय से रचित हैं? और पर्याय द्रव्यों से रचित हैं, पर्याय गुणों से रचित हैं। इसका मतलब, हाँ जी, द्रव्य से रचित पर्याय है, गुण से रचित पर्याय है। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब पर्याय दो प्रकार की हो गई, एक द्रव्य से रचित पर्याय और एक गुणों से रचित पर्याय। दो प्रकार की पर्याय है। अभी सब आगे स्पष्ट होगा, आप चिंता मत करो। क्या कहा? एक गुण से रचित पर्याय। हाँ जी, हाँ जी, आया समझ में? एक गर्मी का मौसम है, जाने क्यों कुछ आलस सा आता है लोगों को, ऐसा लगता है। हाँ, मन लगता है तो नहीं आता है। हाँ जी, द्रव्यों से, वे पर्याय द्रव्यों से रचित हैं, वे पर्याय गुणों से रचित। ऐसा है ना, तेहिम गुण पच्चाया, ऐसा है ना? क्या बोला? फिर पढ़ता हूं मैं गाथा को। अत्थो खल दब्बमऊ, जो पदार्थ है वो द्रव्य में है। दब्बाणी गुणपकाणी भड़काणी, ये द्रव्यों को गुणात्मक कहा गया है। इतनी बात होगी ना? अच्छा, द्रव्य और गुण जो होगा ना, द्रव्य गुण द्रव्यों को गुणात्मक कहा गया है। तेहिम गुण पच्चाया, उन्हीं की फिर पर्याय होती है। किनकी पर्याय? द्रव्य और गुणों की पर्याय होती है। गुणों की पर्याय होती है, तो द्रव्य तो गुणात्मक ही है, तो द्रव्य की पर्याय अलग कैसे होती है? गुणों की पर्याय होती है, तो द्रव्य तो गुणात्मक ही है, तो द्रव्य की ही तो पर्याय नहीं ना, गुणों की पर्याय अलग से कैसे कही गई है? इसको बताइए। ऐसी शंकाएं होती हैं, होने से पर्याय द्रव्यात्मक भी है और गुणात्मक। ठीक है? अच्छा, उसमें अब देखो, अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय है। द्रव्य पर्याय किसको कहेंगे? द्रव्यात्मक एकता की, यानी जो द्रव्य है, द्रव्यपना है ना, तो द्रव्यपने का एक पना, एकात्मक प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय, वह दो प्रकार की। कौन कौन सी दो प्रकार की? माने जैसे विभिन्न विभिन्न द्रव्य है ना, किसी एक द्रव्य का नाम नहीं लिया। देखो, अपन ने पहले पढ़ा था या आगे भी पढ़ेंगे अपन, इसी में आएगा शायद, ये अगली गाथा में आएगा, 95 नंबर की गाथा, कि ये पूरा विश्व है ना, तो ये पूरा विश्व जो है वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक ही है ना, पूरा विश्व, तो पूरा विश्व द्रव्य ही है ना। क्या कहा? हाँ, पूरा विश्व द्रव्य ही है। ठीक है, पूरा, अब जब द्रव्य द्रव्य ही है तो द्रव्य तो गुणात्मक है,
तो पूरा विश्व ही गुणात्मक हुआ ना। ठीक है। और द्रव्य और गुणों की पर्याय होती हैं, तो पूरा विश्व ही पर्यायात्मक भी हुआ ना है। इसका मतलब इस पूरे विश्व में निरंतर उत्पाद विनाश भी हो रहा है ना। और पूरा विश्व अनादि अनंत ज्यों का त्यों टिका हुआ भी है ना, नहीं हो रहा है। तो अब क्या है कि द्रव्यों की जो एकता है, उस एकता रूप जो पर्याय है, द्रव्य की एकता रूप जो पर्याय वर्णमन है, उसका नाम तो द्रव्य पर्याय है, ऐसा कह रहे हैं। जिसमें द्रव्य का एक पना सिद्ध हुआ, द्रव्य का नहीं बल्कि पर्याय का एक पना सिद्ध होता है। आया समझ में कि नहीं? पर्याय का एक पना सिद्ध होता है, पर्याय का एक पना सिद्ध होता है, अनेक पना सिद्ध नहीं होता है। उसको द्रव्य पर्याय कहेंगे। द्रव्यात्मक उसको क्यों कहा? क्योंकि जहां पर्याय का एक पना सिद्ध होता है, एक पना, वो पर्यायों का अनेक पना सिद्ध हो, तो वो गुणों की पर्याय कही जाए। और द्रव्य की पर्याय इसको कहा जाएगा एक पना सिद्ध हो। ठीक है। मैं अभी आपको उदाहरण देंगे। वह दो प्रकार है, समान जाति और असमान जाति। देखो, अब हम द्रव्य की वो पर्याय की द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय की एक पना क्या है? जैसे वहां अनेक द्रव्य तो अनेक हैं, लेकिन अनेक होने पर भी वो एक पर्याय कही जा, अनेक द्रव्यों, अनेक द्रव्यों की एक पर्याय जहां कही जाती है, फिर बोल रहा हूं मैं, अनेक द्रव्यों की एक पर्याय, एकता की प्रतिपत्ति, अनेकता की नहीं, एकता की प्रतिपत्ति जहां हो, प्रतिपत्ति माने सिद्धि, जहां एकता की सिद्धि हो, उसको द्रव्य पर्याय कहेंगे। पर्याय एक, द्रव्य अनेक, तो किसकी सिद्धि हो रही है? पर्याय के एक पने की सिद्धि हो रही है। पर्याय के, पर्याय एक ही है, पर्याय एक ही है, एवं पर्याय की एकत्व तो सिद्ध होना चाहिए ना। जैसे एक पुस्तक है, तो इस पुस्तक में कितने द्रव्य हैं? बुद्धगल है ना, एक नहीं, अनंत द्रव्य है, अनंत बुद्धगल परमाणु है ना। तो अनंत बुद्धगल परमाणु में लेकिन ये एक पर्याय है क्या अनेक पर्याय है? एक पर्याय, अनेक द्रव्यों की एक पर्याय है। तो पर्याय की एकता सिद्ध होनी चाहिए, एक पर्याय। ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो मनुष्य जीव है, तो इसमें कितने प्रकार के, ये जो पर्याय है इसमें कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के द्रव्य है ना, जीव भी है, चेतन वस्तु है, और एक बुद्धगल है। इन दोनों की एक पर्याय सिद्ध हो रही है ना, एकता, एकता की प्रतिपत्ति जिसमें होती है, उसका नाम द्रव्य पर्याय है। ये है जीव की पर्याय, बुद्धगल की पर्याय नहीं कही जाएगी। जीव एक द्रव्य है, एक जीव द्रव्य की, लेकिन इसमें अनेक द्रव्य है, और वे अनेक द्रव्यों की मिली हुई एक पर्याय कही जाती है ना। इसको एक मनुष्य पर्याय कहेंगे ना, त्रेंज पर्याय एक पर्याय है ना, देव पर्याय एक पर्याय है ना, लेकिन ये पर्याय विनाशी है ना। इसलिए एकता की प्रतिपत्ति जहां होती है,
और वो एकता की प्रतिपत्ति किसके आधार पर? द्रव्य द्रव्य के आधार, द्रव्यात्मक। तो इसमें अनंत पुद्गल परमाणु, उनकी एक पर्याय, ठीक है। इसमें जीव और पुद्गल, दो प्रकार के पुद्गल, वो द्रव्य, उनकी पर्याय एक। द्रव्य दो, पर्याय एक। द्रव्य अनंत, पर्याय एक। अब ये पर्याय है, ये समान जाति है, क्योंकि एक ही जाति के परमाणु माने वो पुद्गल के हैं सबके सब, ठीक है। और यहाँ पर दो जातियों के पदार्थ हैं अलग अलग, इसलिए असमान जाति कहा। दो द्रव्य है ना, पर्याय एक है और द्रव्य दो है, और द्रव्य दोनों समान नहीं है, असमान है, अलग अलग प्रकार के, ऐसा समझना। इस प्रकार से ये द्रव्य पर्याय दो प्रकार की है, समान जाति और असमान। ठीक है, समय हो गया है, आगे की चर्चा करते हैं।